नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के चैनल पे। दोस्तों, अब तक हमने टोटल 7 चैप्टर एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लिए हैं और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, आपने अगर पढ़ा होगा सारे चैप्टर को तो आपको भी बहुत अच्छे से सारे चैप्टर समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, उसी तरीके से आज हम 8वें चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गांव, शहर और व्यापार, है ना। तो ये तीनों आपस में किस तरीके से जुड़े हुए थे पहले के दौर में और आज के दौर में कैसे जुड़े हैं, ये तो हम लोग आज के दौर में देख रहे हैं, लेकिन पहले के दौर में ये किस तरीके से थे और किस तरीके से फल फूल रहे थे, विकसित हो रहे थे। यूं कहें कि इनका आपस में किस तरीके से तालमेल था, इसको हम इस चैप्टर में समझने का कोशिश करते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटी सी घटना जो कि हर चैप्टर के साथ है। तो यहाँ पे लोहार की दुकान पर प्रभाकर, दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हांसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी और औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे, और यह सब प्रभाकर को बड़े मजेदार लग रहा था, है ना। तो इसमें हम थोड़ा अभी लोहे के औजारों के बारे में देखेंगे और भी बहुत कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है दोस्तों, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, हम लोग अच्छे से इसको समझते चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा हेडिंग है लोहे के औजार और खेती, है ना। आज के डेट में भी लोहे के औजार बहुत सारे उपयोग होते हैं हमारे खेती में। तब के टाइम की यहाँ पे बातें हो रही है कि किस तरीके के लोहे के औजार थे और किस तरीके से खेती होता है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। इसको बता रहा है कि लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है ना। लोहे का औजार का प्रयोग आज के डेट में आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो जो हमारा महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, इसमें लोहे का अगर हम प्रयोग कहें तो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। दोस्तों, जब हमने महापाषाण के बारे में पढ़ा था, महापाषाण कब्रों के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कब्रों के साथ बहुत सारे औजार और हथियार दफनाए गए थे, है ना। तो हमें पिछले चैप्टर में भी ये सारी चीजें मिली हुई हैं। तो वही बातें यहाँ पे फिर से दोहराई जा रही हैं। और आगे इसमें क्या बता रहा है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, है ना। तो जो हमें प्रमाण मिलते हैं उसमें क्या हमें मिलता है कि ज्यादातर जो प्रमाण के तौर पर हमें कुल्हाड़ियां मिली हैं और जुताई के लिए जो हल प्रयोग होते थे उसमें जो फल लगता था, फाल, वो लोहे का लगता था। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ आपको यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं, औजार दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सड़ती है, ये एक क्या है, ये एक आपका कुल्हाड़ी है और ये एक हंसिया है जिससे कि काटने के लिए उपयोग होता था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना तमाम चीजें। और आइए इस चैप्टर में आगे देखते हैं कि और चीजें क्या दी हुई है जो जरूरी है हमारे लिए। आगे है दोस्तों, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो यहाँ पे आपने देखा कि कृषि के जो उत्पाद हैं उसको बढ़ाने के लिए पहले के लोगों ने क्या किया कि जो हल होते थे उसका जो फाल होता था, यूं कहे कि पूरा का पूरा जो हल होता था पहले के दौर में वो लकड़ी का होता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसे लोहे का बना दिया गया। और उससे क्या होता था कि जो कठोर मिट्टी होती थी उसकी भी जुताई अच्छे से होती थी और मिट्टी जो होता था वो अच्छे से मुलायम हो जाता था, जिससे कि फसल अच्छे से लगते थे और उनकी पैदावार अच्छी होती थी। तो वही कह रहा है कि कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो एक तो हमारा हो गया कि लोहे का औजार उपयोग करना, और दूसरा कदम क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सिंचाई, है ना। तो दूसरा कदम हमारा या अन्य कदम जो हो गया वो हमारा सिंचाई हो गया। तो इसमें पढ़ने के लिए क्या दिया हुआ है, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। कि अगर गांव समृद्ध नहीं होंगे तो जो राजा बड़े बड़े राज्य बनाते थे उनका बने रहना काफी मुश्किल हो सकता था, क्योंकि अगर समृद्ध गांव होते तो समृद्ध गांव से ही राजाओं को कर मिलता था जिससे कि अपने प्रशासन या राज्य को चलाते थे। तो वही बातें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई राज्य विकसित है या फल फूल रहा है तो इसका एक हमें तात्पर्य ये मिल सकता है कि उसके जो गांव होंगे वो काफी समृद्ध होंगे, है ना। और बात इसमें बता रहा है कि जिस तरीके से कृषि के विकास में न नए औजार जैसे कि लोहे के औजार का उपयोग होने लगा,
तथा रुपाई में भी परिवर्तन हमने देखा पहले की धान की जो रुपाई होती थी वो पहले बीजों को छींट दिया जाता था और उससे जो पौधा लगता था उसमें जो फल आते थे उसी को उपयोग किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धान को जैसे आज के दौर में हम खेती करते हैं कि एक खेत में पहले उसके बीज को लगाते हैं और जब बिजड़ा तैयार हो जाता है तो उसको कबार करके दूसरे खेत में लगाते हैं। तो इस तरीके से ये हमें विकास देखने को मिला कृषि में। तो यही बातें बता रहा है कि कृषि में जो नए विकास जैसे कि औजारों का उपयोग तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरीके से सिंचाई का भी जो उपयोग होने लगा, सिंचाई के अलग अलग माध्यम वो भी इस विकास के क्रम में काफी उपयोगी साबित हुए, है ना। तो यही आगे चीजें हैं। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए, है ना। तो कृषि सिंचाई के लिए क्या हुआ कि नए तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाने लगी, जैसे नहरें हुए, कुएं हुए, तालाब और तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। आइए और आगे देखते हैं इसमें और आगे क्या दिया हुआ है। आगे कह रहा है इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं, खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तीसरा है कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। चौथा है कि राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। तो ये तमाम आपको वाक्य दिख रहे हैं, इनको यहाँ पे हमें चार्ट दिखाई दे रहा है जो कि कुछ में खाली स्थान छोड़ा गया है, उसमें हमको भरना है। आइए और हम इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उनको समझते हैं। तो कह रहा है कि गांव में कौन रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कि गांव में कौन लोग रहते थे या कौन रहते थे, है ना। तो इसमें क्या समझा रहा है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, है ना। तो टोटल कितने तरीके के, 3 तरीके के लोग रहते थे। वो 3 तरीके का कौन कौन से थे यहाँ पे समझते हैं उसको। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विलल्ला, है ना, विलल्ला कहते थे। साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैटसियार और अदीमई कहलाते थे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 3 चीजें हैं, ये कहाँ की बातें हो रही हैं, तमिल क्षेत्र की। तो तमिल कहाँ पे पड़ता है, दक्षिण क्षेत्र में। तो यहाँ पे शुरू में ही कह रहा है कि दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो अभी हम तमिल वालों को देख रहे हैं कि तमिल क्षेत्र के जो इलाके थे उसमें किस तरीके के 3 तरीके के वर्ग थे, वो हम यहाँ पे समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3 चीजें दी हुई कि दक्षिण क्षेत्र में बड़े भूस्वामी ना, तो बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, विलल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाहो ना, जो हल चलाते थे उनको क्या कहा जाता था, उड़वार। और भूमिहीन जो मजदूर होते थे उनको दास, कैटसियार और अदीमई कहा जाता था। इससे बड़े बड़े एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जैसे कि आपको दे देगा कि विलल्ला किसे कहते हैं ना, या बड़े भूस्वामियों को तमिल क्षेत्र में क्या कहा जाता था, या हलवाहों को क्या कहा जाता था, या भूमिहीन मजदूर को लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था, या क्या कहा जाता था उन्हें। तो ये आप इसको बहुत ही जरूरी है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हर मतलब पॉइंट बना करके कि बड़े भूस्वामी जो होते थे उनको विलल्ला कहते थे, जो साधारण हलवाए होते थे उनको उड़वार कहते थे, और जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें दास, कैटसियार या अदीमई कहते थे। तो ये जो शब्द हमें मिल रहे हैं ये तमिल क्षेत्र या यूं कहें कि दक्षिण जो भारत है, उपमहाद्वीप है, उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग होता था, है ना। और आगे देखें तो अब उत्तर का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, है ना। तो ग्राम भोजक क्या होता था, गांव का प्रधान। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो ये यहाँ पे देखने को मिला कि ये जो पद था ग्राम भोजक का, ये वंशानुगत हो जाता था, यानी कि यह पद अनुवांशिकी था, है ना। कि जो ग्राम भोजक है वो मर गया तो फिर उसका बेटा होगा, फिर उसके अगले पद पे फिर उसका बेटा होगा। तो इस तरीके से अनुवांशिकी उसमें चलता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, है ना। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, है ना। तो प्रभावशाली थे, ताकतवर थे, तो इसके चलते क्या होता था कि राजा भी जो होते थे वो ग्राम जो भोजक होते थे उनको ही ये जिम्मेदारी सौंप देते थे कि आप ही अपने ग्राम के जो कर हैं उनको वसूल कीजिए और हमें दीजिए, ठीक है। और इसमें बता रहा है कि ये जो ग्राम भोजक होते थे ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे।
ग्राम भोजक के अंडर में देखें तो न्यायाधीश का भी काम था और कभी कभी पुलिस का भी जिम्मेदारी मिलता था। और राजा भी क्या करते थे कि कर वसूलने के लिए जो जिम्मेदारी होता है वो इन्हीं ग्राम भोजकों को सौंपते थे। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखा। और आइए इसमें देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है उत्तर भारत के बारे में, या यूं कहें तो ग्राम भोजकों के बारे में। तो यहाँ पे और बता रहा है कि ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, है ना। तो जो उत्तर का एरिया था उसमें एक तो ग्राम भोजक हो गए और दूसरे बार उसमें गृहपति होते थे। ठीक है, गृहपति क्या होते थे कि गृहपति ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, इनमें दास कर्मकार आते थे, है ना। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि श्रेणियां बटी हुई हैं कि जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था, और जो उससे छोटे होते थे उनको गृहपति कहा जाता था। और कुछ वैसे भी लोग होते थे जिनके पास कोई खेत या जमीन नहीं होती थी तो उन्हें दास कर्मकार कहते थे। दोस्तों हमने 3 तरीके के लोग देखे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में भी। तो जो उत्तर का एरिया था उसमें 3 तरीके के कौन कौन से लोग थे उसको तो अभी हमने पढ़ा कि जो बड़े भूस्वामी थे उनको ग्राम भोजक, और जो उनसे छोटे होते थे उनको गृहपति, और जो जिनके पास जमीन और कोई खेत नहीं होता था उनको हम लोग दास कर्मकार के नाम से जानते थे। तो ये 3 तरीके के हो गए उत्तर के लिए। और दक्षिण के लिए अलग हम लोग बात करें तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो दक्षिण में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको विलल्ला कहा जाता था, जो छोटे या साधारण हलवाहक होते थे उनको हम लोग उड़वार कहते थे, और जिनके पास जमीन या कोई जगह नहीं होती थी उनको हम लोग दास कैटसियार या यूं कहें कि अधिमई कहते थे। तो जो ये दास कैटसियार और अधिमई होते थे ये जो बड़े भूस्वामी होते थे उनके खेतों में काम करते थे, है ना। तो हमने दोनों तरीके का देख लिया लोग कि उत्तर भारत के लोग किस तरीके, उत्तर भारत में किस प्रकार के 3 वर्ग थे और दक्षिण भारत में किस तरीके से 3 वर्ग थे लोग के, है ना। तो हो गया हमारा यहाँ तक काम। और आगे देखते हैं इसमें दास कर्मकार दूसरों की जमीनों पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। जो दास कर्मकार थे इनको दूसरों की जमीनों पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज बता रहा है कि अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो ये आज के डेट में भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप गांव में जाएं तो आपको आज के डेट में भी कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे लोग देखने को मिल जाएंगे। तो ये तब भी हुआ करते थे, है ना। और देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें इसमें यहाँ पे प्राचीनतम तमिल रचनाएं जिसको कि हम लोग संगम बोलते हैं, बता रहा है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है कि इनकी मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो हमने जो ऊपर देखा कि जो बड़े भूस्वामी थे उनको विलल्ला कहा जाता था, जो मध्यम होते थे या जो साधारण हलवाहक होते थे उन्हें मुड़वार कहते थे, या जिनके पास जमीन नहीं होता था उन्हें दास कैटसियार कहते थे, या यूं कहें कि अधिमई कहते थे। तो ये जो आपको नाम देखने को मिले हैं ना ये हमें संगम साहित्य से ही मिलते हैं। और संगम साहित्य क्या है कि जो तमिल की प्राचीनतम रचना है उन्हें संगम साहित्य कहते हैं। दोस्तों संगम साहित्य से यूपीएससी और बीपीएससी और यूं कहें कि यूपीपीसीएस जो भी पीसीएस एग्जाम्स हैं और जो बड़े एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप इस संगम साहित्य को यहाँ पे जो भी आपको जानकारी मिला, संगम साहित्य में 3 शब्द आपको मिले, है ना, विलल्ला, उड़ियार और दास कैटसियार। तो ये जो 3 शब्द हैं इसको भी याद रखिएगा कि इनका प्रयोग किनके लिए किया जाता था। और आगे भी जो भी आपको संगम साहित्य से रिलेटेड जानकारियां मिलेंगी उसको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप बीपीएससी के पीवाई की निकाल लीजिए, यूपीएससी का पीवाई की निकाल लीजिए, यूपीपीसीएस का पीवाई की निकाल लीजिए, आपको इससे जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो हमें इसमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल रहा है लेकिन आगे चल करके इसके बारे में हमें और पढ़ना होगा। तो हम जो भी जानकारियां मिलेंगी उसको बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे। आइए और आगे देखते हैं और आगे इसमें क्या दिया हुआ है जो हमारे लिए जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों अब तक हमने क्या क्या देखा कि जो ग्राम होते थे तो ग्राम में किस तरीके के लोग हमें मिलते थे। 3 तरीके के लोग हमने देखे, है ना। दक्षिण में अलग तरह के, उत्तर में अलग तरीके के, और सबके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा भी। तो आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सिक्के। दोस्तों सिक्कों से हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं।
जैसे आज के डेट में आप कोई सिक्का देखते हैं तो उस पर कोई ना कोई चित्र अंकित होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज थी या ये चीज है ना। तो पहले के दौर में भी बहुत सारे सिक्कों पे कुछ ना कुछ उत्तीर्ण किया जाता था, जिससे कि हमें पता चलता था कि उस समय में क्या चीजें थी, है ना। उससे हम इतिहास को जोड़ते हैं और उसको समझते हैं। और भी कुछ चीजें हमें मिलती हैं सिक्कों से कि जो पहले के राजा थे वो किस तरीके के सिक्के यूज करते थे या किस तरीके के सिक्कों का प्रचलन था उनके राज्यकाल में, है ना। तो सिक्कों से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं इतिहास के बारे में। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में या यूं कहें कि और भी चैप्टर्स में सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि किस तरीके से सिक्कों की एक इतिहास रहा है और सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। तो सिक्के हमारे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी हैं। ये भी हमारे एक इतिहास जानने के स्रोत हैं, है ना। तो आइए सिक्कों को और अच्छे से हम इसमें समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिक्कों का बात किया जा रहा है, तो जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसे हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, है ना। तो मुद्रा शास्त्र जो समाज है या सोसाइटी है उसकी जो भारत में स्थापना हुई थी वो 1910 में हुई थी, है ना। अगर इसको मुद्रा शास्त्र को इंग्लिश में कहें तो इसको हम पढ़ते हैं न्यूमिस्मेटिक, है ना। तो न्यूमिस्मेटिक इंग्लिश में हो गया और हिंदी में कहें तो मुद्रा शास्त्र। तो जो न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी थी इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? 1910 में हुई थी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो शुरुआती अगर हम सिक्कों की बात करें तो हमें शुरुआती दौर में पंच मार्क कॉइन मिलते हैं, है ना, जिसको कि हिंदी में आहत सिक्के बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में जो सिक्के थे वो कैसे थे? आहत सिक्के थे या यूं कहें तो पंच मार्क कॉइन थे। और ये ज्यादातर आपको चांदी के सिक्के होते थे और कभी कभी ये कॉपर के भी बनाए जाते थे। दोस्तों जो आहत सिक्के होते थे या पंच मार्क कॉइन होते थे उन पे कोई इंक्रिप्शन नहीं होता था, है ना। उन पे कोई इंक्रिप्शन नहीं मिलते थे हमें। हमें क्या मिलते थे? उन पे कोई ना कोई छाप देखने को मिलता था या कोई ना कोई मार्क देखने को मिलता था, है ना। और ये जो मार्क्स होते थे वो ज्यादातर आपको देखेंगे तो पेड़ के, मछली के, बैल के, हाथी के, हैं, और पहाड़ों के, इस तरीके के आपको छाप देखने को मिलते थे पहले के सिक्कों पे। यूं कहें कि पंच मार्क कॉइन सिक्कों पे या हिंदी में उसको कहें तो आहत सिक्कों पे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो पंच मार्क कॉइन थे ये समय के साथ इनका उपयोग धीरे धीरे मतलब आगे चल करके कम होता चला गया और फिर आया आपको गोल्ड कॉइन्स, है ना। तो ये जो पंच मार्क के सिक्के होते थे या यूं कहें कि आहत सिक्के होते थे ये ज्यादातर चांदी के या तांबे के सिक्के होते थे, लेकिन बाद में चल करके सोने के सिक्कों का भी प्रचलन आया। तो दोस्तों जो आगे चल करके सोने के सिक्के आए तो जो सबसे पहले सोने के सिक्के इशू करने वाले लोग थे वो इंडो बैक्ट्रियन थे, है ना। तो इंडो बैक्ट्रियन शासक थे जो कि सबसे पहले सोने के सिक्के इशू किए या चलवाए। उसके बाद कहें तो जो सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाने का जिसे श्रेय जाता है वो कुषाण को जाता है ना। भारत देश में सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के थे वो कुषाण के शासन में ही यूज हुए या प्रचलित हुए हैं। गुप्ता जो किंगडम था उसके दौर में भी सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गए। तो जो गुप्त वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए उनको बोला जाता था दिनार, और जो चांदी के सिक्के होते थे उनको बोला जाता था रूपक, है ना। तो ये इतनी जानकारियां हमने यहाँ पे ली सिक्कों के बारे में कि किस तरीके से सिक्कों का प्रचलन बदलता गया धीरे धीरे और चांदी से फिर सोने पे चले आए, है ना। तो जो एक और आपको मिलता है सतवाहन वंश, तो सतवाहन वंश ने लीड के सिक्के चलाए थे। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि हम लोग को आगे चैप्टर में भी पढ़ने को डिटेल में मिलेंगी। अभी हमने थोड़े थोड़े जानकारी यहाँ पे इसके बारे में ले ली, है ना। आइए और इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सिक्कों के बारे में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बता रहा है कि पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के, है ना, सबसे पुराने आहत सिक्के थे जिनको कि हम लोग पंच मार्क कॉइन बोलते हैं, जो करीब 500 साल चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। देखिए यहाँ पे आपको समझा रहा है कि आहत सिक्के हिंदी में और अंग्रेजी में कहें तो पंच मार्क सिक्के क्या होते थे। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयतकार, है ना, तो इसका शेप याद रखिएगा कि आयतकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपेटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो हमने बात किया कि इस पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, है ना। इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहते थे, है ना, या इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए।
ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे, है ना। तो यहाँ तक आपने देखा आज सिक्कों के बारे में। आप दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, आज सिक्कों को हम लोग इंग्लिश में पंच मार्क कॉइन बोलते हैं। आइए और आगे इस चैप्टर में देखते हैं कि और क्या हमें जानकारी मिलती है। विनिमय के अन्य साधन ना, नेक्स्ट हमारा है विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, है ना। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवारों को समेटे, कहीं पीछे छूटे न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, है ना। तो ये हमने एक कविता पढ़ा। अब यहाँ पे विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन की चीजें होती है कि आप एक वस्तु के बदले क्या दे रहे हैं या क्या ले रहे हैं ना। तो इसी को विनिमय के अन्य साधन यहाँ पे समझा रहा है। आगे है दोस्तों नगर, है ना। हमने गांव, नगर और व्यापार पढ़ना था, तो गांव के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब नगर के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ा व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गांव हो गया, अब नगर के बारे में पढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, है ना। मथुरा को देखेंगे जब हमें देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पे मथुरा के बारे में बात कर रहा है कि यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। तो जो मथुरा है वो यातायात और व्यापार के जो मुख्य रास्ते थे वहां पे स्थित होने के कारण यह एक सदियों से महत्वपूर्ण नगर रहा है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान या पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, है ना। तो ये जरूरी बात हो गया। और आगे क्या इसमें बता रहा है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था, है ना। तो कृष्ण भगवान का आज भी वहाँ पे जन्म स्थल है। तो पहले से भी ये महत्वपूर्ण था और आज के डेट में भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे कृष्ण भक्ति का जो महत्वपूर्ण केंद्र था, उसके साथ साथ ये बौद्ध विहार तथा जैन मंदिर भी वहाँ पे हैं। तो ये इन धर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है ना। और आगे देखें इसमें क्या बता रहे हैं हमें मथुरा के बारे में। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं, है ना। तो किस तरीके के अभिलेख मिले हैं, जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान के। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पीकार इस प्रकार दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। आइए और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और क्या जरूरी चीजें हमारे लिए। नेक्स्ट है शिल्प तथा शिल्पकार, है ना। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो जो मिट्टी के पतले और बहुत ही सुंदर बर्तन मिले उन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है ना। क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं, तो उत्तर में मिलने के कारण इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। तो कुछ हमें अवशेष नहीं भी मिले हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। आगे इसमें समझा रहा है कि अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे, है ना। तो संघ को क्या बोला जाता था, श्रेणी बोला जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। तो ये अलग अलग जो शिल्पकार होते थे वो अपना एक ग्रुप कहें तो उसको बनाते थे। तो शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना
कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था, है ना। तो जो पैसे निवेश किए जाते थे उसका उपयोग आमतौर पर लाभ के लिए किया जाता था, और जो लाभ मिलता था उसका कुछ हिस्सा क्या होता था कि जो जमा करने वाले तो थे उनको लौटा दिया जाता था, और कुछ हिस्से को मठ या आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। तो आपने यहाँ पे श्रेणी के बारे में पढ़ा या संघ के बारे में पढ़ा। तो जो पंच मार्क वाइन सिक्के होते थे या आज सिक्के होते थे, ये जारी करने वाले भी यही श्रेणी और संघ ही होते थे, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो हमारा छूट रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो ये हो गया हमारा हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कहें तो यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है NBPW। तो इसका मतलब होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना। तो ये हमारे जो पात्र हैं यहाँ पे उसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। तो जो मिट्टी के पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं उसको ही क्या बोला जाता था, उत्तरी काले चमकीले पात्र। उसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी काले चमकीले पात्र या चमके पात्र, और इंग्लिश में कहें तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है। इसमें क्या बता रहा है कि यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था, है ना। चलिए और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हमको पढ़ने को मिलता है। आगे बता रहा है सूत काटने और बुनने के नियम। इसमें कह रहा है कि यह नियम अर्थशास्त्र के हैं। इस अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, तो आप क्या बताएंगे। अर्थशास्त्र को लिखने वाला चाणक्य थे या कौटिल्य थे, है ना। तो इस चीज को आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आपको याद होगा। इसमें बता रहा है कि अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई तथा बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था, है ना। तो किन तरीके को लोगों को लगाया जाता था यहाँ पे आपने देखा। आगे बता रहा है कि इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी, है ना। तो ये भी व्यवस्था थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थीं या जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो यह भी प्रावधान था कि अगर निरीक्षक औरतों से अगर बात करता है या इधर उधर की फालतू बात करता है या उन्हें परेशान करता है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। आगे इसमें बता रहा है कि अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके का प्रावधान था। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो अंगूठा भी काटा जा सकता था। आइए और आगे देखते हैं इसमें और हमें क्या जानकारी मिलता है इस चैप्टर से। तो यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। आइए सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं अरिकामेडू का। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से, पतन मतलब बंदरगाह, यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है ना। तो
अरिकामेडू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं कि अरिकामेडू जो था वो पहले क्या होता था कि पतन के तौर पे यूज किया जाता था, यूं कहें कि बंदरगाह के तौर पे यूज किया जाता था। यहाँ पे जहाजें आती थी और वहां उस पर सामान उतारा जाता था या उस पर चढ़ाया जाता था। यहाँ ईंटे का बना एक ढांचा मिला है ना, जो कि संभवतः क्या रहा होगा, गोदाम रहा होगा। भूमध्य क्षेत्र में जो एम्फोरा जैसे पात्र यूज होते थे वो भी यहाँ पे मिले हुए हैं। तो जो ये पात्र होते थे इनमें हो सकता है कि शराब या तेल जैसे कोई तरल पदार्थ रखे जाते होंगे, है ना। इनके दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे थे। साथ ही साथ यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है ना। तो ये तमाम चीजें आपको अरिकामेडू में देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 फिगर दिए हुए हैं। क्या बता रहा है कि अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। आरंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। हम अपने चैप्टर में देखें तो हम क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, है ना। तो एरेटाइन जो पात्र होते थे वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, यहाँ पे सब ये भी बता रहा है कि इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम, लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, है ना। तो ये सब कहाँ मिला हुआ है, अरिकामेडू में। साथ ही साथ छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिली है, अरिकामेडू में। तो हमने ये सारी चीजें देखी कि कुछ ऐसे भी पात्र मिले हैं या ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, लेकिन वो बने यहीं पे हैं क्योंकि उनके बनाने के साक्ष्य यहाँ पे हमें मिले हैं। और कुछ जैसे हो गया कि रूम लैंप, शीशे के बर्तन या रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं ना। तो ये तमाम चीजें आपको अरिकामेडू में पढ़ने को मिला। अब देखते हैं और आगे क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। आगे है दोस्तों कि एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, है ना। तो एक यूनानी नाविक था जिसके द्वारा ये विवरण दिया गया, इसको हम पढ़ते हैं। क्या है, बोरीगाजा भारूच का यूनानी नाम की कहानी है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेरीगाजा की कहानी। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाना बहुत ही मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। तो बेरीगाजा के बारे में आप क्या देख रहे हैं, किन किन चीजों का आयात होता था। तो शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। और निर्यात कहें तो हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो ये सारी चीजें उपहार के तौर पे राजा के लिए लाया जाता था। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली, है ना। एक हमारा गांव था और दूसरा शहर, और तीसरा हमारा व्यापार है। तो व्यापार के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। व्यापार, है ना, व्यापार, यहाँ पे व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है ना, जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। तो जो हमने ऊपर काले पॉलिश बर्तन पढ़े, तो उनकी जो कुछ खास कटोरियां और थालियां हैं वो हमें इस महाद्वीप के पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। इस प्रकार क्या होगा कि वो अलग अलग जगहों पे फैल गया होगा, इसीलिए हमें अलग अलग पुरास्थलों पे मिलता है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे।
रोमन साम्राज्य में काला सोना किसे बोला जाता था? तो काला सोना काली मिर्च को बोला जाता था, है ना। तो इसकी इतनी प्रसिद्धता थी काली मिर्च की कि इसे रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। आगे है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, है ना। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, है ना दोस्तों। तो हमें अगर रोमन सिक्के मिले हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम व्यापार करते थे उनसे, तभी तो उनके सिक्के हमारे यहाँ मिले हैं। तो आगे है व्यापार से जुड़ी एक कविता, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्यापार से जुड़ी कविता में हमें क्या जानकारी मिल रहा है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर, पुहार मतलब पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है ना। तो पतन मतलब बंदरगाह। तो ये कब की बात है? संगम के प्रमाण से हमें मिले, यानी कि संगम काल के टाइम का बात है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। जानकारी हमें मिला कि किन किन जगहों से क्या क्या चीजें आती थी, है ना। तो और आइए आगे इसमें देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, है ना। तो अगर उन्हें पश्चिमी घाट तक पहुंचना होता था तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उपयोग करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था, है ना। तो व्यापारियों के बारे में भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो व्यापार करते थे। आइए और आगे देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। मूवेंदार का अगर बात करें तो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्या। तो अगर आप संगम साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको चोल, चेर और पांड्या के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हम लोग इसके बारे में अच्छे से चोल, चेर और पांड्या के बारे में डिटेल हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे जो मूविंदार शब्द मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि तीन मुखिया, और ये तीन मुखिया शासक परिवार से थे। कौन कौन से थे? चोल, चेर और पांड्या ना। इनके बारे में क्या बता रहा है कि जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरे अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चेलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो यहाँ पे आपको एक जानकारी मिल गई कि जो पुहार पतन है ना, पतन कहें या बंदरगाह कहें, तो ये जो पुहार पतन है वो किसका है? चोलों का है ना। जो चोल होते थे उनका था। तो ये उनका हो गया, इसको हम कावेरीपट्टनम भी कहते हैं। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो एक तो ये हमारा जीके हो गया, और इसको पूछा गया है, मुझे जहां तक याद है पूछा गया है कि जो पुहार पतन है वो किसका था या किससे रिलेटेड था? तो चोल से रिलेटेड था, है ना। तो इस चीज को आप भी अपने नोट में रख लीजिएगा कि पुहार पतन क्या था? चोल का था। उसी तरीके से और भी जो है चेर और पांड्या, इनके भी अलग अलग पतन हुआ करते थे, या कहीं की बंदरगाह होते थे, जिससे कि वो काफी मुनाफा कमाते थे। जो पांड्या थे उनकी राजधानी क्या थी? मदुरई थी। ये भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल गया। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि पांड्यों की राजधानी मदुरई, ठीक है ना। अब आगे देखें तो और क्या बता रहे हैं इनके बारे में
कि ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे ना। तो नजराना जिसको हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, उस तरीके का उपहार मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, है ना। तो जो संगम साहित्य की जो कविताएं हैं, उसमें क्या हुआ है कि इन मुखियाओं के लिए बहुत सारी प्रशंसाएं और कविताएं लिखी गई हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। और देखें इसमें तो क्या बता रहा है कि इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सतवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सतवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे वो सतवाहन वंश के सबसे प्रमुख राजा थे। उनके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। जैसे कि सतवाहन वंश का जो प्रमुख शासक था, सबसे प्रमुख शासक था, वो कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। और उनकी माता का नाम क्या था? गौतमी बालश्री, है ना। तो यह आपको जानकारी मिल गया। सतवाहनों के बारे में हमें क्या जानकारी मिला कि सतवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सतवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता से होता है ना। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। सभी सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण घाटों तक अपनी सेनाएं भेजी, है ना। तो ये जानकारी हमें मिला यहाँ से, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए और आगे देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है इसमें। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा रेशम मार्ग और कुषाण, है ना। तो कुषाण वंश भी था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो अभी यहाँ पे जो जानकारी मिल रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। जो रेशम मार्ग था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। और उस पर आप इतिहास में आगे पढ़ेंगे कि कुषाण जो थे उनका बहुत ही अच्छा कंट्रोल था, जिसके कारण वो अच्छा मुनाफा कमाते थे। तो वही बातें यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोपों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के अतिक्रमणों से सुरक्षा देते थे, है ना। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा, देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिला, पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तो दोस्तों ये जो कुषाण थे इनकी दो राजधानियां थी, पेशावर और मथुरा। तो इसी को बता रहा है कि पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था, है ना। तो ये हमने देखा रेशम मार्ग और जो कुषाण थे उनका उस पर कंट्रोल। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा इस चैप्टर में, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको कोई दिक्कत हो या कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।